तो बच्चों आपको जो बोर्ड पे लिखा है वो दिखाई दे रहा है, जल्दी से यस और नो में जवाब दे दीजिए मुझे चैट में। और हम लोग वी ग्रुप के क्वेश्चन कर चुके थे बहुत सारे, आज हम लोग जो करेंगे वो वी और यू ग्रुप का मिक्सचर है, स्पेशल क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डायग्राम सब लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा। एक ये रोलर है और एक और रोलर है जिसका इंक्लाइन प्लेन पर भी है और यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पे भी कनेक्शन है, कांटेक्ट है। ये है हमारा डायग्राम। तो ये हो गया सेंटर, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, इसको माना सेंटर, एक कांटेक्ट पॉइंट ये, एक कांटेक्ट पॉइंट ये। और इसका बच्चों जो यहाँ का एंगल हमें दिया हुआ है वो ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें 45। इस स्फीयर का नाम ए है, इस स्फीयर का नाम बी है और कुछ डेटा हमें दिया हुआ है। WA इज इक्वल टू 50 न्यूटन, WB इज इक्वल टू 100 न्यूटन और रेडियस भी दिए हैं। रेडियस कितनी दी हुई है वो भी लिख देता हूँ मैं। देखिए RA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और RB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इतना दिया है। और क्वेश्चन हमारा वही है कि हमें सारी कॉन्टैक्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। ध्यान से सुनते रहिएगा, बाद में मैं आपको इसका फ़ोटो और स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लेंगे, वो देता रहूँगा। रेड वाला मार्कर देखो क्या है, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी R1, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को 1 माना। यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी, इसको मान लेता हूँ यहाँ से एक R2, एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी R3 और जहाँ दोनों बॉडी का कांटेक्ट है वहाँ से एक रिएक्शन ऐसे आ जाएगी R4। इतना तो हम लोग ने बहुत सारे सवालों में सीखा हुआ है। और इनके अपने वेट, जैसे ये वाला A है ना, तो A वाले का वेट जो आपको दिया है कितना दिया हुआ है बच्चों, 50 न्यूटन दिया है, तो इसका वेट हो गया 50 न्यूटन। इसका वेट आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, 100 न्यूटन, तो इसका वेट हो गया 100 न्यूटन। सभी लोग इतना बना लीजिए जल्दी से पहले। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो ऊपर वाली बॉडी को यहाँ बनाता हूँ मैं ऐसे, ये इसका सेंटर है ऊपर वाली बॉडी का। चलिए ऊपर वाली बॉडी पे देखो तो एक R1 इधर जा रहा है, R4 ऊपर जा रहा है, तो इधर एक R1 बना लिया, इधर एक R4 बना लिया और इसका वेट 50 न्यूटन। और अगर इस R4 को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो नीचे वाली बॉल का मुझे सेंटर मिलेगा। R4 को अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो इसको पीछे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, तो नीचे वाली बॉल का हमें सेंटर मिलेगा। सब लोग बोर्ड पे देखते रहिएगा, नीचे वाली बॉल का हमें सेंटर मिलेगा। अब देखिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं ज़रा। इस पर देखिए एक R3 इधर जा रहा है, तो मैंने एक R3 बना दिया। एक R2 जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेट आ रहा है नीचे 100 न्यूटन और एक ये रिएक्शन आ रही है R4 इस डायरेक्शन में, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हमें एंगल चाहिए, तो अब तो सवाल बिल्कुल पहले सवालों की तरह ही है। ऊपर वाले पे 3 फोर्स हैं, नीचे वाले पे 4 फोर्स हैं, तो ऊपर वाले पे लामी लगेगा और नीचे वाले पे कंपोनेंट लगेगा, तो चलिए एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में सबसे ख़ास बात यही है कि आपको एंगल निकालने में प्रॉब्लम होती है। इस सवाल में सबसे ख़ास बात यही है। एक डेटा और गिवन है जो मैंने लिखा नहीं था अभी, ये आपको गिवन है, ये 100 सेंटीमीटर विड्थ है, ये 100 सेंटीमीटर की विड्थ है। अब देखिए आपको इस पूरे सवाल में क्या कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर हाँ ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो हमें इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो कभी आपको अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल वर्टिकल से दिया हो यानी ऊपर वाला, तो 90 से माइनस करके हमेशा ये वाला निकाल लिया करो। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो ये है तो इंक्लाइन प्लेन ही ना भाई, देखो ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन ही तो है ये। और अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उसका वर्टिकल से एंगल 45 दिया, तो आप हॉरिजॉन्टल से निकाल लो ये 45। और अगर इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से 45 है तो बच्चों देखो इस इंक्लाइन से कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है,
इसलिए इंक्लाइन से पैदा हो रही है R2, तो R2 का वर्टिकल से कितना एंगल हो जाएगा 45। R2 का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा 45। कैसे? अगर वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जो एंगल इंक्लाइन का होता है हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल रिएक्शन का होता है किससे, वर्टिकल से। यानी अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। निकालना हो तो निकाल लो। देखो ये 45 है तो ये वाला भी 45 हुआ, ये 90, ये 45, ये 90, तो ये कितना हुआ 45। उसके सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 45, और रिएक्शन का इससे कितना हो गया 90, तो ये 90 और ये 45, तो ये कितना बचा बच्चों फिर 45, और 45 के सामने ये 45। तो इस तरह से हमें R2 का वर्टिकल से एंगल मिल गया 45। लेकिन R2 हमारे ऊपर वाले डायग्राम में तो है नहीं। R2 जो है वो हमारे ऊपर वाले डायग्राम में तो है नहीं, जिसमें लामी लगानी थी, इसमें है, तो हमने इसको बना दिया। अभी बात रह गई R4 की कि R4 कैसे निकलेगा, R4 का एंगल कैसे निकलेगा। तो बच्चों एक बात समझो, क्या R4 किसी इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है क्या? नहीं, R4 तो यहाँ से आ रहा है। यानी इस एंगल की मदद से, ये जो 45 था, इसकी मदद से R4 का एंगल नहीं निकल सकता है। भाई इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से 45 था, तो इंक्लाइन से कौन सी रिएक्शन आई? R2, तो केवल R2 का एंगल निकल सकता है, R4 का नहीं निकलेगा इससे। तो R4 का कैसे निकलेगा? अरे ट्राइंगल बनाएंगे। क्यों? देखो इसमें इंक्लाइन प्लेन भी है, जैसे V ग्रुव में इंक्लाइन प्लेन होते थे, इंक्लाइन प्लेन भी है, और U ग्रुव में ये 2 वर्टिकल वॉल होती थी, तो इसमें 2 वर्टिकल वॉल भी हैं। तो ये V और U का मिक्सचर है एक्चुअली। U में क्या किया है, इस वाली लाइन को हटा करके इंक्लाइन प्लेन को जोड़ दिया गया है। ये है डायग्राम। तो इसमें V और U दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो V का कॉन्सेप्ट तो यही था इंक्लाइन प्लेन के एंगल वाला, और U में अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ट्राइंगल बना के करते हैं। ट्राइंगल में एक लाइन कौन सी होती है? सेंटर टू सेंटर वाली। तो ट्राइंगल बनाते हैं, सेंटर टू सेंटर एक लाइन खींचते हैं। अब आपको बहुत आराम से एक ट्राइंगल दिखने लगेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ये देखो, ये हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें किस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल को अगर हम लोग अलग से बना लें तो शायद कुछ हमारी हेल्प हो सके, तो मैंने इसको ऐसे अलग से बना लिया ये रहा। ठीक है बच्चों, अब देखो ज़रा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ए वाले की रेडियस कितनी दी है आपको 20, और बी वाले की रेडियस कितनी दी है आपको 40। तो 20 + 40 कितना हो गया हाइपोटेन्यूज 60। और इसका बेस कैसे निकलेगा? ये जो बेस है ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो पूरा कितना दिया हुआ है आपको 100। 100 में से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस कर दो। ये पूरा कितना है 100। 100 में से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस क्या है रेडियस, और ये डिस्टेंस भी क्या है रेडियस। यानी 100 में से दोनों की रेडियस माइनस कर दो, तो ये आएगा बच्चों 40। अब आप इसमें cos थीटा लगा के एंगल निकाल सकते हो। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 40/60। तो थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ज़रा जल्दी से सब लोग थीटा निकाल के बताओ। चलिए बच्चों, तो एंगल निकल के आ गया 48.18। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि ये थीटा कहाँ पर है। हम लोग ने ये वाला एंगल निकाला है ना, ये यानी ये वाला निकाला है। थोड़ा साफ कर दे डायग्राम। तो ये एंगल हम लोगों ने निकाला है। ये किसका एंगल है? ध्यान से देखो, ये R4 वाली लाइन का एंगल है। किससे? X जैसी लाइन से। R4 का एंगल है किससे? X जैसी लाइन से। कितना? 48.18। तो जहाँ जहाँ आपको R4 दिखाई पड़े उसका X जैसी लाइन से एंगल बना दीजिए। कितना? 48.18। यहाँ पे भी R4 का X जैसी लाइन से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 48.18। तो अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया क्योंकि सारे एंगल हम लोग को मालूम चल गए। अब देखते हैं ऊपर वाली बॉडी पे पहले लामीज़ थ्योरम लगानी है हमें। चलिए लगाते हैं लामीज़ थ्योरम। तो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये 48.18 है। तो 90 में से इसको माइनस कर देता हूँ। 90 - 48.18, तो ये आ गया 41.82। ये आ गया। अब इस पर सब लोग अपने आप लामी थ्योरम लगाओ तुम लोग जल्दी से। बोर्ड पे मत देखिएगा, मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड से कॉपी नहीं करना है आपको, आप अपने आप लगाइए। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैंने R1 ले लिया तो R1 अपॉन साइन, तो R1 ये है, तो इसके अपॉन में ये पूरा एंगल आएगा बाकी दोनों फोर्स के बीच का,
यानी साइन 138.18। फिर अगर मैंने वेट ले लिया 50, तो 50 अपॉन क्या आएगा, R1 और R4 के बीच का एंगल ये, यानी कि साइन 90 + 41 131.82, और फिर आ जाएगा R4, तो R4 अपॉन बाकी दोनों फोर्स R1 और 50 के बीच का एंगल 90, साइन 90। तो इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करके R1 और R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो बच्चों लामी लगाने पे तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इस बॉडी पर 1 2 3 4 फोर्स है, यानी कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो R2 का कंपोनेंट करेंगे पहले हम लोग। तो R2 का कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, R2 cos 45 इधर आएगा और R2 sin 45 इधर आएगा। इसी तरह R4 का कंपोनेंट करेंगे तो R4 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 67.09। तो हम लोग क्या करते हैं, R4 की जगह में बल्कि इसकी वैल्यू ही डाल देता हूँ 67.09। इसके कंपोनेंट करते हैं तो एंगल के साथ कॉस आ जाएगा, यानी एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ 67.09 cos 48.18, और एक इधर आ जाएगा 67.09 sin 48.18। जब हम कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों तो हमें ओरिजिनल फोर्स से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब कंपोनेंट कर लेंगे तो ओरिजिनल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सा दिखे, आप मत हटाइएगा उसको, आप बना रहने दीजिएगा। अब देखो सारे फोर्स केवल x में और y में आ गए। तो अब हम लोग ज़रा सिग्मा fx और सिग्मा fy की इक्वेशंस लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे आगे सॉल्व होगा। चलिए, सिग्मा fx, तो x में कौन कौन सा फोर्स है ज़रा देखिए। x में R2 sin 45 है, माइनस R3, और एक ये भी है, ये क्योंकि उधर जा रहा है तो प्लस का ही होगा, तो प्लस 67.09 cos 48.18 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखा करिए कि जो वैल्यू हमें पहले से पता है, जैसे ये वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उसको हमेशा इक्वल टू के उधर लिखा करिए। तो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 67.09 cos 48.18, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई सिग्मा fx की। अब सिग्मा fy की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो सिग्मा fy में देखिए ये है, ये ऊपर जा रहा है प्लस, ये दोनों नीचे आ रहे हैं माइनस। तो सिग्मा fy इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँगा तो क्या होगा, R2 cos 45 और ये माइनस 100, तो वैल्यू क्योंकि पता है तो इक्वल टू के उधर लिखा करिए, उधर जाके प्लस। फिर ये भी अगर मैं इधर लिखता तो माइनस होता, उधर लिखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 67.09 साइन 48.18, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब देखो, एक तो ये इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। इन दोनों को कैलकुलेटर से इक्वेशन में जाके A1 B1 C1 वाले मेथड से सॉल्व कर लो। तो यहाँ R2 और R3 है, और यहाँ पे R2 है, R3 नहीं है। तो R3 का जो कोफिशिएंट होगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं 0 × R3। 0 × R3 तो 0 ही होगा ना। तो अब दोनों इक्वेशन में R2 R3 हो गए। A1 sin 45, B1 -1 और C1 ये पूरा, A2 cos 45, B2 0 और C2 ये पूरा रख दीजिएगा। तो आपके पास अब जो आंसर आएंगे वो R2 और R3 के सॉल्व होकर के आ जाएंगे। अपने आप निकालिए उसको। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन AKTU के सेमेस्टर एग्जाम्स में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, कभी 10 नंबर में, कभी 7 नंबर में, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर, लेकिन कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस P की वैल्यू बतानी है, नेसेसरी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए P की वैल्यू बतानी है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये सिस्टम ऐसे ही रुका रहे। तो कैसे रुका रहेगा उसको हम लोग ज़रा देखते हैं। है क्या, बीच में एक ये रॉड लगी हुई है, रॉड है, सॉलिड रॉड, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, सॉलिड है मार्कर, ऐसी ये सॉलिड रॉड लगी हुई है एक। अब देखना ध्यान से, कुछ लोगों को लगेगा कि कहीं ये रस्सी तो नहीं है। अगर रस्सी होती तो दोनों नीचे गिर जाते और रस्सी ढीली हो जाती। क्या है, ये रोलर बड़ा है, इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा।
और अगर ये नीचे आएगा तो क्योंकि ये रॉड लगी हुई है तो ये रोलर ऊपर भागेगा, और अगर ऊपर भागेगा तो मैं ऊपर नहीं जाने देना चाहता हूँ, तो मैंने इधर से एक पी फोर्स लगा दिया। अब तो रुक जाएगा ना ये ऐसे था सिस्टम, ऊपर वाला रोलर नीचे पे फोर्स लगाएगा तो नीचे वाला चलेगा, और नीचे वाले के चलने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, तो वो इसी पे चलेगा ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नीचे चले तो ये भी नीचे चले, क्योंकि बीच में रॉड है, रॉड छोटी थोड़ी हो जाएगी। तो अगर ये नीचे चलेगा तो ये ऊपर ही चलेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर चलने से रोकना है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। तो हमने इधर से एक फोर्स लगा दिया P, ताकि ये पूरा सिस्टम रुका रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो वो P फोर्स कितना हम लोग लगाएं, यही आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो अपना वही सिंपल तरीके से करना है, स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन यहाँ से आ गई R1, एक रिएक्शन यहाँ से आ गई R2। पहले तो ये समझो इंक्लाइन प्लेन दिया है ना, तो रिएक्शन तो ऐसी आएगी। इनके वेट हो गए, इसका वेट कितना है 500 न्यूटन, इसका वेट कितना है बच्चों 100 न्यूटन। ठीक, अब देखो सभी लोग जो मेरे YouTube की रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बाद में, या जो Zoom पर अभी देख रहे हैं, वो अपने हाथ में पेन लेकर के ऐसे कर लीजिए, पेन लेकर के ऐसे कीजिए ज़रा सब लोग। अब थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला रोलर है वो थोड़ा ऊपर है, छोटा वाला रोलर, ये बड़ा रोलर है, ये छोटा रोलर है, ऐसे। आप सोचो अगर ऊपर वाला रोलर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा ना नीचे, लेकिन ये जा नहीं रहा नीचे, तो ये क्या कर रहा होगा, ये वापस उतना फोर्स लगा दे रहा होगा ऊपर, तभी तो नहीं जा रहा है भाई। आप ऐसे समझो, दो बॉडी कांटेक्ट में है ऐसे रॉड के थ्रू, तो ये ऊपर वाली बॉडी नीचे फोर्स लगा रही है, ये लगा रही है नीचे, तो इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। तो नीचे क्यों नहीं जा रहा होगा, इसने वापस इतना ही फोर्स इस पे लगा दिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो बॉडी जब कांटेक्ट में होती हैं तो यहाँ से एक नीचे आर फोर्स जाता है, इसी तरह एक ऊपर आर फोर्स जाता है, बिल्कुल वही चीज़ है। रॉड के थ्रू भी अगर कांटेक्ट में है तो, और अगर इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स ये नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाली बॉल ऊपर लगाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रॉड के थ्रू एक फोर्स इस पर नीचे भी लग रहा है, एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, उस रॉड के फोर्स को मैंने F नाम दे दिया। तो नीचे वाली बॉल ने ऊपर भी फोर्स लगाया होगा, उसको भी मैंने F नाम दे दिया, क्योंकि दोनों बराबर होंगे बिल्कुल, चाहे दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, चाहे दो बॉडी रॉड के थ्रू कांटेक्ट में हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगी ही लगेगी। ठीक, अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जरा, ऊपर वाली बॉडी का पहले हम लोग, तो यहाँ बनाते हैं। इस पर ध्यान से देखिए क्या क्या है, एक तो R1 जा रहा है और एक F जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक R1 जा रहा है और इस डायरेक्शन में एक F जा रहा है, और नीचे आ रहा है इसका वेट 500 न्यूटन। तो नीचे इसका वेट बना दिया मैंने 500 न्यूटन। इसके बाद हमको पता है कि अगर मैं F वाली लाइन को, ये जो F वाली लाइन है ये बनाई है मैंने, ये बनाई है मैंने, F वाली लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो इसका सेंटर मिलेगा। तो F वाली लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, देखो नीचे वाले का सेंटर मिल गया, और इसको डॉटेड कर देते हैं, इसका सेंटर मिल गया। इस पर क्या क्या बना हुआ है बहुत ध्यान से देखो जरा, एक R2 जा रहा है ऊपर की तरफ, तो एक R2 बना लिया हमने, इसका वेट जा रहा है नीचे की तरफ, इसका वेट 100 न्यूटन बना लिया, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। उसके बाद एक F जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये F वाली लाइन में एक F निकल गया ऐसे, ये हो गया। इसके बाद में अभी एक फोर्स P और है जो लग रहा है, ये जो P लग रहा है, तो ये P बच्चों नीचे की तरफ लग रहा है ना, नीचे, तो इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, यहाँ से हटा करके लाइन बनी रहने दीजिए, लेकिन उस P को हम लोग को नीचे लग रहा है तो नीचे ही बढ़ा लिया मैंने। तो मैं उस P को ऐसे इस पर नीचे बढ़ा लेता हूँ, ऐसे बन गया P, ये X वाली लाइन, ये Y वाली लाइन, ये X वाली लाइन और ये Y वाली लाइन। तो नीचे वाली बॉडी पे 4 फोर्स हो गए, ऊपर वाली पे 3 हो गए, यानी हम लोग लामी थ्योरम ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे कंपोनेंट लगाएंगे, लेकिन एंगल चाहिए, एंगल चाहिए। कुछ एंगल हमारे सवाल में दिए हुए हैं काफ़ी सारे, 60, 45, 15, 60। पहले इनका फ़ायदा उठाते हैं। बोलिए, किसी को कुछ कहना हो, कोई कुछ कहना चाह रहे तो बताइए। जूम पर जो बच्चे क्लास में है, लाइव क्लास में, वो कुछ कहना चाह रहे हो, बोलिए। चलिए ठीक है, चलो एंगल ढूंढते हैं।
इंक्लाइन प्लेन दिख जाए तो खुश हो जाओ। इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना दिया हुआ है बच्चों, 60 दिया है। तो यहाँ से जो रिएक्शन आ रही है R1 उसका वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 60, यानी R1 का हो गया 60। तुम्हारा मन कर रहा है नहीं सर मैं तो निकालूंगा, तो चलो मैं निकाल देता हूँ, देखो निकाल भी देते हैं। यही एंगल तो 60 दिया है और ये कितना है 90, तो ये कितना बचा 30 और 30 के सामने ये 30, फिर ये 90 क्योंकि रिएक्शन 90 पर आती है, 30 90 तो ये बचा 60 और 60 के सामने ये 60, तो R1 का 60। लेकिन हमने आपको ट्रिक सिखाई है ना, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से तो वही रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से। यहाँ पर आओ, यहाँ पे भी एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल कितना है 45, तो यहाँ से रिएक्शन कौन सी आ रही है R2, तो वर्टिकल से कितना बनेगा 45, तो R2 का वर्टिकल से बना दिया मैंने यहाँ 45। चलिए 60 और 45 का तो यूज़ हो गया। अब ये 15 देखे क्या है, ये देखो ये F वाली लाइन है और ये X जैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये F वाली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल X वाली लाइन है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 15 डिग्री। किस किस के बीच में, F वाली लाइन और X वाली लाइन। F वाली लाइन और X वाली लाइन में एंगल कितना है बच्चों 15 डिग्री। तो जहाँ भी पूरे सवाल में F दिख रहा है उसका X वाली लाइन से 15 डिग्री बना दो। तो ये F दिख रहा है इसका X वाली लाइन से 15 डिग्री, ये F दिख रहा है इसकी X वाली लाइन से 15 डिग्री, ये बना। ठीक, अभी किसका एंगल रह गया, देखो यहाँ तो लामी के लिए आ गया एंगल, P का एंगल रह गया। तो P का तो एंगल सवाल में दिया है, यही तो है P वाली लाइन, ये देखो यही तो थी P वाली लाइन। P वाली लाइन का Y वाली लाइन से एंगल कितना दिया आपके क्वेश्चन में 60, तो जहाँ भी P है उसका Y वाली लाइन से बना दीजिए 60, सिंपल। सारे एंगल हो गए। अब इस पे लामी और उस पे कॉम्पोनेंट लग सकता है, इतना पहले अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब हमें निकालना है P। तो P तो नीचे वाली बॉडी पर है, उस पर 4 फोर्स हैं। पहले कौन सी सॉल्व करते हैं, जिस पर कम फोर्स होते हैं, तो 3 वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ज़रा भाई, ये एंगल तो पूरा पूरा 90 है, ये एंगल भी पूरा पूरा 90 है, ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये 15 है तो ये 75 हो गया। अब अगर हम लोग लामी थ्योरम लगाने की बात करें तो क्या हो जाएगा, चलिए सबसे पहले मैंने अगर F अपॉन लिखा तो F अपॉन साइन, तो F अपॉन R1 और 500 के बीच का ये टोटल एंगल कितना हो गया 120। वेट ले लेता हूँ अपॉन 500 के अलावा जो 2 फोर्स हैं F और R1, तो इनके बीच का एंगल 75 प्लस 60 कितना हो गया 135। तीसरा फोर्स है R1, तो R1 अपॉन बाकी 2 फोर्स F और 500 के बीच का एंगल 90 प्लस 15 यानी 105, साइन 105। ये लग गया लामी थ्योरम। अब हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं F की और R1 की, और जो F की वैल्यू निकलेगी वो दूसरी वाली बॉडी में F की जगह यूज हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं ज़रा इसको। तो बच्चों लामी थ्योरम लगाने पर ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन आप लोग एक बार बच्चों खुद भी देखते रहिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कभी कभी कैलकुलेशन हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप वो कैलकुलेशन ज़रूर से चेक कर लिया करिए। तो लामी थ्योरम लगा के ये वैल्यू आई। अब नीचे वाली बॉडी पर 4 फोर्स है, कॉम्पोनेंट लगाते हैं और F की वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए 612 यहाँ लिख लेता हूँ F की वैल्यू, क्योंकि दूसरी बॉडी में यूज़ होगी ना ये। अब थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब कंपोनेंट करते हैं नीचे वाली बॉडी में। तो R2 का कंपोनेंट करेंगे बच्चों, तो इधर क्या आ जाएगा R2 cos 45 और इधर क्या आ जाएगा R2 sin 45। P के करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों P cos 60 और इधर क्या आ जाएगा P sin 60। ठीक है। F का करेंगे इधर, तो इधर आ जाएगा F cos 15 और एक और नीचे आ जाएगा, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा F sin 15। हालांकि F की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा, ध्यान से देख लो। अब हम लोग करने जा रहे हैं सिग्मा fx सिग्मा fy 0। तो जिसका कंपोनेंट कर लेते हैं ना, फिर उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
यानी आप मत मिटाइएगा ना काटिएगा, बस आपको अच्छा डायग्राम दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आप बना रहने दीजिएगा। ये हो गया। अब इसमें हमें आराम से दिख रहा है कि कौन सा फोर्स x में है और कौन सा फोर्स y में है। तो चलिए लिखते हैं सिग्मा fx 0, सिग्मा fx 0। तो सिग्मा fx में देखिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले f cos 15 ये रहा, और ये दोनों माइनस में, तो माइनस p साइन 60 माइनस R2 साइन 45 इज इक्वल टू 0। हमें f की वैल्यू पता है ना, तो f की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 612.37 cos 15 माइनस, बल्कि ये दोनों उठा करके उधर ले जाओ, तो p साइन 60 प्लस R2 साइन 45। क्यों मैंने ऐसा किया बच्चों, उधर ले गया? मैंने कहा ना जो वैल्यू पता होती है वो इक्वल टू के एक तरफ, और जो वैल्यू नहीं पता होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ। चलिए तो चलो इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो ऐसे लिख लिया मैंने p साइन 60 प्लस R2 साइन 45 इज इक्वल टू ये वैल्यू 612.37 cos 15। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा fx से। ये सब हमने किससे निकाला? सिग्मा fx से। अब सिग्मा fy, तो y में देखो ये ऊपर जा रहा है R2 cos 45। जब आप सिग्मा fx के नीचे सिग्मा fy लिखना तो ध्यान रखना R2 के नीचे R2 वाला लिखा करो, जैसे R2 cos 45, और इसमें माइनस का p cos 60 है तो वो p वाले के नीचे लिख लो माइनस का p cos 60, और ये क्योंकि ऊपर जा रहा था तो ये प्लस, माइनस 100 क्योंकि वैल्यू पता है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस, माइनस f साइन 15 उधर जाके प्लस f साइन 15 क्योंकि f की वैल्यू पता है। जो वैल्यू पता है वो इक्वल टू के एक साइड लिखा जाता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी P और R2 की एक इक्वेशन और यहाँ पर भी P और R2 की दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, आपको P और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। नोट कीजिए जल्दी इसको। तो बच्चों इसको, इन इक्वेशन को आप कैलसी से सॉल्व करके P और R2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये जो हम लोग डबल रोलर ट्रिपल रोलर के सवाल कर रहे थे वो आज फिनिश हो गए। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढ के लगा सकते हैं। इसमें हमने जितना भी लामी और कंपोनेंट का यूज़ सीखा है वो आगे भी अभी चलता रहेगा, लेकिन अब इतने बड़े बड़े सवाल आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू वेरी मच।